हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24 में। तो कैसे आप सभी, आई होप आप शानदार होंगे और तैयारी आपकी बिल्कुल शानदार तरीके से चली होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि टीजीटी का एग्ज़ाम जो है 14 और 15 मई को कंफर्म कर दिया गया है और पीजीटी का जून में है। तो उसी के लिए हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हम सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। इसमें हम पाषाण काल को कवर कर रहे हैं और ये हमारा है पार्ट नंबर 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन की। देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। अशोक के लेख युक्त बृहद स्तंभों में से कितने मूलतः उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसमें कौन कौन से स्थित हैं? 4 स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे दिल्ली मेरठ स्तंभ मूलतः मेरठ में था। इलाहाबाद जो कोसम भी था, इसको कोसम को ही कौसाम्बी बोलते हैं। कौसाम्बी से इलाहाबाद लाया गया था। ये दोनों स्थान ही उत्तर प्रदेश में हैं, यानी कि दोनों जो है मेरठ और कौसाम्बी उत्तर प्रदेश में ही हैं। इसके अलावा दिल्ली टोपरा वाला जो मूलतः था वो टोपरा में था, जो कि हरियाणा में है। बाकी बचे 3, एक जो है लौरिया नंदनगढ़ में है और एक लौरिया अरराज और रामपुरवा चंपारण बिहार में स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि 2 जो स्तंभ लेख था वह यूपी में स्थित था, एक कौशाम्बी और एक मेरठ में, ये ध्यान रखना है। फतुह अल बुल्दान किसकी रचना है? तबरी, अल मसूदी, अल इदरीसी या फिर अल बालाधुरी। तो ये जो है फतुह अल बुल्दान जो है अल बालाधुरी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अल बालाधुरी इसमें इस्लाम ग्रहण किए हिंदुओं के वापस हिंदू धर्म में शामिल करने, यानी कि शुद्धि आंदोलन, इसको ही क्या कहते हैं? शुद्धि आंदोलन कहते हैं। इसका भी विवरण इसमें मिलता है और ऐसी जानकारी देवल स्मिथ में भी मिलती है। कहाँ पे मिलती है? जो इस्लाम धर्म ग्रहण कर चुके थे हिंदू को, उनको फिर से हिंदू धर्म में शामिल करना, इसकी जो जानकारी है वह देवल स्मिथ में भी मिलती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, अल बालाधुरी है। निम्न में से कौन सा निकाय 15 लघु ग्रंथों का संग्रह है? संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुंदक निकाय या फिर दीघ निकाय। तो जो दीघ निकाय है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और खुंदक निकाय है। और खुंदक निकाय सूत्र पिटक के 5 निकायों में से 5वां है। इसमें धम्मपद क्या क्या है? इसमें है किसमें? खुंदक निकाय में धम्मपद, थेर गाथा, थेरी गाथा और जातक शामिल है। तो इसमें क्या है? 5 शामिल है। अगले प्रश्न पे आते हैं। आहत मुद्राओं के लिए पंचमार्क नाम किसने दिया था? जो कि आहत मुद्रा है उसको पंचमार्क नाम किसने दिया था? तो यह दिया था जेम्स प्रिंसप ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जेम्स प्रिंसप ने 1837 से 38 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी और जेम्स प्रिंसप ने ही आहत मुद्राओं के लिए पंचमार्क शब्द का इस्तेमाल किया था। इसको भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन मनुस्मृति के टीकाकार नहीं है? नहीं पूछा गया है। जब भी आपको नहीं है पूछा जाए एग्जाम हॉल में या फिर कहीं पे भी आप टेस्ट लगा रहे हो तो उसका ध्यान रखना विशेष करके, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाते हैं, जिसमें नहीं पूछा गया होता और हम हाँ वाला करके चले जाते हैं। तो देखिए मनुस्मृति के टीकाकार कौन नहीं है? भरूची भी हैं, मेघातिथि भी हैं, कुल्लूक भट्ट भी हैं, लेकिन विज्ञानेश्वर जो हैं मनुस्मृति के टीकाकार नहीं है। तो इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विज्ञानेश्वर, अपरार्क, विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीकाएं लिखी है। किसने किसने? विज्ञानेश्वर, अपरार्क और विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीकाएं लिखी है। और मनुस्मृति के एक और प्रसिद्ध टीकाकार कौन है? गोविंद राय हैं। तो 4 लोग हैं। कौन कौन से हैं? भरूच हो जाएंगे, मेघातिथि हो जाएंगे और कुल्लूक भट्ट और एक और हैं गोविंद राय। ये 4 लोग कौन हैं? ये मनुस्मृति के टीकाकार हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस चीनी यात्री का कथन है कि यदि मुझे बौद्ध के रूप में जन्म लेना पड़े तो मैं मगध में ही जन्म लेना चाहूँगा? ये जो है स्टेटमेंट किसका है? ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग या फिर सुंग यून। यह जो है फाहियान की स्टेटमेंट है, फाहियान का कथन है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 399 से 414 के बीच में भारत यात्रा पर रहे फाहियान का कथन है। यानी कि एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो भारत की यात्रा पर रहे थे कौन? फाहियान। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। वह कब से कब तक था? तो यह 399 से 414 के बीच में भारत की यात्रा पर था कौन? फाहियान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं? बृहत कथा मंजरी, मुद्रा राक्षस, अमरकोश या फिर नीतिसार। तो जो अमरकोश है इसमें पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं।
सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित कौन कौन से हैं? एक सर्ग हो जाएगा, दूसरा सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित, ये 5 हैं जो है विषय बताए गए हैं किसमें? अमरकोश में। किस बौद्ध दार्शनिक की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट और वाल्टेयर से की जाती है? बुद्धघोष, अश्वघोष, वसुबंधु बंधु और धर्मकीर्ति। तो जो अश्वघोष हैं इनकी जो तुलना है मिल्टन, गेटे, कांट और वाल्टेयर से की जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अश्वघोष जो है बौद्ध विद्वान कनिष्क की राजसभा में थे। वे कवि, नाटककार, संगीतकार और दार्शनिक भी थे। कौन क्या क्या थे? वो कवि भी थे, नाटककार भी थे, संगीतकार भी थे और दार्शनिक भी थे। कौन? अश्वघोष। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद के कौन से मंडल का रचनाकार विश्वामित्र को माना जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो आइए देख लेते हैं किस मंडल के कौन रचनाकार हैं। यहाँ पर दिया गया है, देखिए जो प्रथम मंडल है इसके जो रचनाकार हैं अंगिरा, दीर्घतमा, मधुछंद, ये तीनों लोग हैं। और जो द्वितीय मंडल है उसके गृत्समद ऋषि हैं। तीसरे मंडल के विश्वामित्र हैं। चतुर्थ मंडल के वामदेव अंगिरस हैं। पंचम मंडल के अत्रि हैं। षष्ठम मंडल है छठवें मंडल के भारद्वाज और अंगिरस हैं। सातवें मंडल के वशिष्ठ हैं। आठवें मंडल के कण्व और अंगिरा हैं। जो नवा मंडल है उसके जो रचनाकार हैं पौमान्या या फिर पौमान हैं। दशम मंडल के महासूक्त और शूद्र सूक्त हैं। तो ये दशम मंडल के रचनाकार कौन कौन से, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुक्तिकोपनिषद में कितने उपनिषदों का उल्लेख है? 18, 51, 101 और 108। तो मुक्तिकोपनिषद में जो है 108 उपनिषदों का इस उल्लेख है। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है वेदों के ऋग्वेद कौन कौन से हैं? तो वेदों के ऋग्वेद उपनिषद आइए देख लेते हैं। ऋग्वेद के 10, यजुर्वेद के 51, शुक्ल के 19, कृष्ण के 32, या ये यजुर्वेद के ही पार्ट हैं। सामवेद के 16 और अथर्ववेद के 31 उपनिषद हैं। यानी कि उपनिषद कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। यजुर्वेद के कितने हैं? 51 हैं, जिसमें 19 और 32, 19 शुक्लवेद के हैं और 32 कृष्णवेद के हैं। सामवेद के 16 उपनिषद हैं और अथर्ववेद के 31 उपनिषद हैं। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। किसने? शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है, जिन्हें उपनिषद माना जाता है। ईश, केन, मुंडक, मांडुक्य, कठ, प्रश्न, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छंदोग्य और बृहदारण्यक। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में है। तो कभी भी पूछ ले कि उपनिषद किस में है, तो उपनिषद जो है गद्य और पद्य दोनों में है। कौन कौन से? छंदोग्य और बृहदारण्यक। दारासिको ने शिर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है। किसने? दारासिको ने शिर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में क्या किया है? अनुवाद किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महाभाष्य में ऋग्वेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? 14, 17, 19 या फिर 21? तो महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 21 शाखाओं को उल्लेख है, इसमें से 5 शाखाएं ही प्रधान हैं, यानी कि जो 5 हैं वही मेन हैं। बाकी जो है देखिए मेन कौन कौन से हैं? शाकल है, वास्कल है, आश्वलायन है, सांख्यायन है और मांडुक्य हैं। वर्तमान में जिस शाखा का अध्ययन किया जाता है वह है शाकल शाखा, जिसमें 1017 सूक्त हैं। इसमें 8वें मंडल के 11 बालखिल्य सूक्त परिशिष्ट भी जोड़ दें तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त होते हैं। पांडुलिपियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप जो है नहीं है या है, क्योंकि इसमें कई सारे कन्फ्यूजन होते हैं और आप जो है सिली मिस्टेक कर बैठते हैं। तो चलिए देखते हैं। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपियां कहलाती थीं। पांडुलिपियों को भुर्ज वृक्ष की छाल या ताड़ वृक्ष के पत्तों से बनाया जाता था। तो देखिए अ वाला सही है, यानी कि अतीत में हाथ से लिखी पुस्तकें पांडुलिपियां कहलाती थी, बिल्कुल सही है। पांडुलिपियों को भुर्ज वृक्ष की छाल या ताड़ वृक्ष के पत्तों से बनाया जाता था, ये भी करेक्ट है। भारतीय उपमहाद्वीप में पांडुलिपियों पर लिखी गई भाषा सिर्फ संस्कृत थी, ये गलत है। क्या थी? संस्कृत थी, पाली थी और प्राकृत थी, तीनों भाषाएं थी। और चौथा ऑप्शन है पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी का शब्द मैन्युस्क्रिप्ट है, जो ग्रीक शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ। तो ये भी सही है, यानी कि 100 वाला करेक्ट नहीं है, यही आपका आंसर है। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। चलिए
देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि पांडुलिपियाँ संस्कृत, पाली, प्राकृत जैसी कई भाषाओं में मिलती हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड है और ये एनसीईआरटी से इस फैक्ट को लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंधार से प्राप्त अशोक का एक अभिलेख किन दो लिपियों में लिखा गया है? कहाँ से? कंधार से जो अशोक का अभिलेख प्राप्त किया गया था वह किन दो लिपियों में लिखा गया है? ब्राह्मी और ग्रीक, खरोष्टी और ब्राह्मी, ग्रीक और खरोष्टी, या फिर ग्रीक और अरामेइक? तो यह जो है ग्रीक और अरामेइक में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, अशोक के अभिलेखों में कुल 4 लिपियों का इस्तेमाल हुआ है। सर-ए-कुना, कंधार जो कि है अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। अशोक का अभिलेख ग्रीक यानी कि यूनानी व अरामेइक में लिखा हुआ है, जबकि अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि व प्राकृत भाषा में है। यानी कि यदि पूछा जाए कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है, वह किस भाषा में है, तो अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि व प्राकृत भाषा में है। इसके अलावा कुछ अभिलेख जो है ये खरोष्टी लिपि में भी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अशोक के किस स्थान से मिले अभिलेख में ब्राह्मी व खरोष्टी का एक साथ प्रयोग हुआ है? उदगोलम, मास्की, शहबाजगढ़ी, या फिर एरागुंडी? एरागुंडी कहाँ पर? यह आंध्र प्रदेश में है। तो जो एरागुंडी है यहाँ से जो है जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का एक साथ प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी वाला क्या है? ऑप्शन करेक्ट है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? अभी अपने ऊपर दिखा हुआ है प्राकृत, पाली, संस्कृत या फिर ग्रीक। तो यह प्राकृत भाषा में है अधिकांश अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक के मानसेहरा व शहबाजगढ़ी अभिलेखों में से किस लिपि का प्रयोग हुआ है? यानी कि जो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख है वहाँ पे किस लिपि का प्रयोग हुआ है? आइए देख लेते हैं। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक या फिर अरामेइक? तो यह हुआ है खरोष्टी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध भाष्य किसके द्वारा लिखा गया था जिसका मैक्स मुलर सहित कई अन्य विद्वानों ने अनुवाद किया था? सायण, वेंकट माधव, स्कंद स्वामी या फिर दयानंद सरस्वती? यह सायण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। सायण आचार्य के ऋग्वेद पर लिखा भाष्य, यानी कि सायण आचार्य के ऋग्वेद पर लिखा गया भाष्य सबसे प्रसिद्ध और प्रामाणिक माना जाता है। इसी का मैक्स मुलर द्वारा अनुवाद किया गया था। यानी कि जो सायण है इसी का मैक्स मुलर द्वारा अनुवाद किया गया था। और स्कंद स्वामी ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार हैं। ये भी आपसे पूछा जाएगा यदि कि ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन है, तो वह जो है स्कंद स्वामी है। इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्राकृत भाषा की प्राचीनतम व्याकरण मानी जाती है? प्राकृत प्रकाश, तोल्कापियम, अष्टाध्यायी या फिर सूत्रपिटक? यह जो है क्या है? प्राकृत प्रकाश है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पांचवी देखिए क्या है इसकी व्याख्या देख लीजिए। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि ने क्या किया था? अष्टाध्यायी में संस्कृत को सुनियोजित क्या किया था? स्वरूप प्रदान किया था। जिसे क्लासिकल या फिर शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। और जबकि प्राचीन प्राकृत भाषा का प्राचीनतम व्याकरण वर रुचि की प्राकृत प्रकाश को माना जाता है। इसी प्रकार प्राचीनतम उपलब्ध तमिल व्याकरण तोल्कापियम है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसे स्मृति की श्रेणी में नहीं रखा गया है? वेद, वेदांग, पुराण या फिर धर्मशास्त्र? धर्मशास्त्र है। स्मृति के श्रेणी में नहीं रखा गया है तो यह वेद है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदू परंपरा में वेदों को श्रुति की श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया है? श्रुति की श्रेणी में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शौनक और पैंपवाद किस वेद की शाखाएं हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? यह जो है अथर्ववेद की शाखाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जो साकल शाखा है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। माध्यन्दिन और काण्व, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेयी संहिता की शाखाएं हैं। ठीक है, रामायण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आइए देख लेते हैं कौन से कथन सत्य हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है। रामायण 7 कांडों में विभाजित है। इसमें प्रथम बाल कांड व अंतिम उत्तर कांड संभवतः बाद में जोड़े गए हैं, यानी कौन कौन से, बाल कांड और जो है उत्तर कांड, ये सब बाद में जोड़े गए हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, बिमल सूरी द्वारा प्राकृत में रचित पौमचर्यू रामायण का बौद्ध संस्करण है, ये वाला ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है, कंबन द्वारा 12वीं सदी में इरामावतारम नाम से तमिल में रामायण की रचना की गई है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो 1, 2 और 4 सही है, तीसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। आइए देख लेते हैं। पौमचर्यू रामायण का जैन संस्करण है, या न कि बौद्ध। इसमें तीसरे ऑप्शन में बौद्ध दिया था, जो कि गलत है, ये जैन संस्करण है। इसमें रावण का वध लक्ष्मण के द्वारा किया हुआ बताया गया है, जिसे बिमला सूरी ने प्राकृत में लिखा है। दशरथ यानी जातक पाली में रचित रामायण का बौद्ध संस्करण है, तो याद रखना इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। त्रिपिटकों के पाली, चीन और तिब्बती संस्करणों में से पाली संस्करण सबसे पुराना है, सत्य नहीं है पूछा गया है, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक हैं। त्रिपिटक क्या है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अधिधम्म पिटक है, ये तीनों क्या है, त्रिपिटक है, ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। त्रिपिटकों को पुनः उपखंडों में बांटा गया है, जिन्हें धम्म पद कहा जाता है, ये ऑप्शन गलत है, यही हमारा क्या है, सही है। और सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, दिघ, मध्यम, संयुक्त और अंगुत्तर। दिघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुंदक, ये वाला क्या ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी गलत है, बाकी तीनों के तीनों क्या है, सही है। देखिए, त्रिपिटकों को पुनः उपखंडों में बांटा गया है, जिन्हें निकाय कहते हैं। थेरवाद मत का पाली त्रिपिटक तीनों संस्करणों में सबसे पुराना है। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, दिघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुंदक, ये हमने ऊपर देखा हुआ है। जातक कथाएं, धम्मपद, थेर गाथा, थेरी गाथा किस निकाय से संबंधित है, अभी हमने देखा है, यह खुंदक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सॉरी, पहली शताब्दी से पूर्व का श्रीलंकाई शासक जिसके काल में पाली त्रिपिटकों को लिपिबद्ध किया गया था, वो कौन था। तिस, वाटुका, इलांगा या फिर वत्तगामिनी, यह था वत्तगामिनी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि वत्तगामिनी के राज्य में धर्मरक्षित की अध्यक्षता में एक बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें त्रिपिटकों को क्या किया गया था, लिपिबद्ध किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। महायान मत के उदय के साथ बौद्ध रचनाओं के सृजन के लिए किस भाषा का उपयोग बढ़ने लगा। पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर मागधी, तो यह संस्कृत है, ऑप्शन नंबर स यानी कि सी करेक्ट है। संस्कृत पहली शताब्दी में अश्वघोष की रचनाएं दी गई हैं। बुद्धचरित द्वितीय शताब्दी की, अवदान शतक चतुर्थ शताब्दी की, दिव्यावदान पहली शताब्दी की, अष्टसहस्त्रक, प्रज्ञा पारमिता, सद्धर्म, पुंडरीक, मजबान। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। 2 से 7 मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है। 2 से 7 मंडलों के मंत्र अग्नि की स्तुति से शुरू होते हैं, और यानी कि इसमें से बताना है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है, या फिर केवल 2 सही है। तो क्या है, ये तीनों के तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आइए देख लेते हैं। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। दूसरे मंडल में इंद्र, तीसरे मंडल में विष्णु, अग्नि, 7वें मंडल में पूषण की स्तुति दी गई है। 8वें मंडल में बालखिल्य के 11 सूक्त मिलते हैं। 9वां मंडल सोम देवता को क्या है, समर्पित है। सॉरी, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ये देख लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और 40वां अध्याय ईशोपनिषद है। तो क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, करेक्ट है, यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। इस तरह से दोनों कथन क्या है, सत्य हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय और 40वां अध्याय जो है वो ईशोपनिषद है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सामवेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है।
सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करता उद्गाता कहलाता है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास को माना जाता है। वर्तमान में सामवेद की कौथुम शाखा ही सबसे ज़्यादा प्रचलित है। देखिए, सामवेद को भारतीय संस्कृत का मूल कहा जाता है, ये करेक्ट है। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करता उद्गाता कहलाता है, ये भी सही है। लेकिन सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास को नहीं माना जाता है, ये वाला क्या है, गलत है। यही वाला क्या है, ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अथर्ववेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? अथर्ववेद संहिता लौकिक फल देने वाली है। सर्वप्रथम काशी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसके प्रथम दृष्टा अंगिरस ऋषि व द्वितीय दृष्टा अथर्वा ऋषि हैं, इसलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 सही हैं। अगले क्वेश्चन और लास्ट सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता है आहत सिक्के, गरुड़ सिक्के, योनि सिक्के या फिर सूक्ष्म सिक्के। इसको कहते हैं आहत सिक्के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आहत या पंचमार्क सिक्के, इन पर विभिन्न आकृतियां तो थीं, पर लेख व चित्र नहीं थे। लेख व चित्र युक्त सिक्के सर्वप्रथम यवन, इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। इन्होंने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी चलाए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।